दोस्तों मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको 45 डेज़ के अंदर पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, जो मैंने सिलेबस वाले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको इस वाले वीडियो सीरीज का कंप्लीट डिटेल प्लान मैंने आपको वहाँ पे बता दिया हूँ। 45 डेज़ का में से हमारा पहला डे आज है, सो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले बता दिया हूँ, बात करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। ठीक है, सो अमलगमेशन एंड ऑब्जर्प्शन हमारे पहले यूनिट का नाम है। सो आज हम पढ़ेंगे, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दूँ और जो हमारे स्टडी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वन है। तो यहाँ पे अब ये स्लाइड देख रहे हो, इस साइड में एक पार्ट में हम व्हाट इज अमलगमेशन या थेरेटिकल बातें लिखा हूँ जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और ये मेरा बोर्ड है, वाइट बोर्ड, यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो क्या करके दूंगा, समझा के दूंगा। तो मैं जब पढ़ूंगा ना तो बेटा तो आप यहाँ से चेक करना, इस वाले स्लाइड से चेक करना, और जब मैं लिखूंगा तब ध्यान यहाँ पे देना। ठीक है, चलो बहुत बेसिक सी बात थी, आप इतने समझदार हो मुझे पता है, फिर भी मुझे लगा मैं आपको बता दूँ। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज अमलगमेशन। तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ हमने लिखे है अमलगमेशन is defined as the combination of one or more companies into a new entity. It is includes, ये बोलता है कि जब वन और मोर, ये लिखा ना वन और मोर कंपनीज, यह एक वर्ड लिखा है बेटा, ध्यान से समझना। हाँ, वन और मोर कंपनीज इनटू ए न्यू एंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आया क्या? कि जब एक या एक से ज़्यादा कंपनी एक नई कंपनी बनेंगी तो उसे क्या बोला जाएगा, अमलगमेशन। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है टू आर मोर कंपनीज जॉइंट एंड फॉर्म ए न्यू कंपनी। जब जैसे ए और बी ये दो कंपनीज है, इन दोनों ने मिलकर क्या किए, ए बी बनाए। क्या बनाए, ए और बी कंपनी। मतलब ए ने अपने आप को ख़त्म किया, बी ने अपने आप को ख़त्म किया और इन्होंने एक नई कंपनी बनाई, तो ये क्या हो गया, अमलगमेशन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो ए बी ये दो कंपनी है, ए कंपनी ने बी कंपनी का बिजनेस टेक ओवर किया, मतलब बी खत्म हो गई और ए बिजनेस चालू कर रही है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्प्शन हो गया। ये बात यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा, आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे लिखा है अमलगमेशन के अंदर ही एब्जॉर्प्शन होता है, ये बात याद रखना। अमलगमेशन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, हाउएवर वन शुड रिमेंबर दैट अमलगमेशन इट्स नेम सजेस्ट इज नथिंग बट टू कंपनीज बिकम वन। जैसे अमलगमेशन जो सजेस्ट करता है बेटा, उसका मतलब ये सजेस्ट करता है कि टू कंपनीज बिकम वन, मतलब दो कंपनियां एक बन जाती है। जैसे ए एंड बी मिलके क्या बन गया, ए बी, तो यही सजेस्ट होता है। वन On the other hand, absorption is the process in which one powerful company take over control the weaker company। मतलब मान के चलो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एक वीक कंपनी है, ठीक है, ये दो कंपनी है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंपनी वीक कंपनी को एक्वायर कर लेंगी, पूरा का पूरा कंट्रोल किसके ऊपर बना लेंगी, वीक कंपनी के ऊपर। तो और अपने नाम से, स्ट्रॉन्ग के नाम से क्या कर लेंगी, बिजनेस कर लेंगे। मतलब एक जब बड़ी कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है जो मजबूत होती है फाइनेंशियली, अगर वो किसी वीक कंपनी को एब्जॉर्ब करके उसकी बिजनेस को टेक ओवर करके कंट्रोल बनाती है अपना, तो उसे क्या बुलाते हैं अपन, एब्जॉर्प्शन बुलाते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। थर्ड इसमें देख लेते हैं, हमारे पास क्या लिखा है, मतलब जनरली अमलगमेशन इज डन टू आर मोर कंपनीज इंगेज इन अ सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी। एक बोर्ड याद रखना बेटा, इसके पहले भी मैंने आपको बताया हो कि जो अमलगमेशन जो होता है ना, तो ये अमलगमेशन की एक स्पेशल बात होती है। जो अमलगमेशन होता है, दो कंपनियां आपस में मिलती है ना, वो कहाँ होता है बेटा, एक तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस होना, सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी होना, मतलब एक ही तरीके का सिमिलर बिजनेस। जो मैंने इसके पहले आपको जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बताया था उसमें बताया था कि अगर ये जो अमलगमेशन होता है सेम लाइन की बिजनेस में होना चाहिए, मतलब एक ही बिजनेस से अगर कोई चल रहा है, मतलब सिमिलर नेचर का बिजनेस होना चाहिए। मतलब अगर बिजनेस में कुछ डिफरेंस पाया गया तो अमलगमेशन उतना अच्छा नहीं होता। जैसे एक अमलगमेशन मैं आपको बता देता हूँ, एक वोडाफोन और आइडिया का। आपको पता है वोडाफोन भी एक टेलीकॉम कंपनी है, आइडिया भी एक टेलीकॉम कंपनी है। इन दोनों ने अमलगमेंट करके क्या बनाया बेटा, वीआई बनाया ना, तो ये क्या हो गया, हमारा सिमिलर लाइन में क्या हो गया, बिजनेस हो गया, अब अमलगमेशन हो गया। तो इस तरीके से अमलगमेशन काम करता है। क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं, तो सिंपल है, हर कोई अपनी सर्विसेज को क्या करना चाहता है, एक्सपांड करना चाहता है, तो इसलिए अमलगमेशन किया जाता है।
तो यहाँ लिखा भी है, अगेन द कंपनीज में आल्सो कंबाइन फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज और एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज। तो कोई अगर डाइवर्सिटी रखना चाहती है अपने सर्विसेज में या अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है सर्विसेज को, इसलिए वो क्या करती है, अमलगमेशन करती है। ये बात यहाँ पे नोट डाउन कर दी गई है। आगे की बात हम करते हैं तो हमारे पास लिख के आ रहा है यहाँ पे, तो कंपनियां होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ ये वाली लाइन, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ है ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, दोनों बंद हुई और उन्होंने ए बी बनाए, ठीक है। तो ये जो कंपनीज है ए और बी, ये है हमारी ट्रांसफरी कंपनी। इट मीन जो अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है, तो ट्रांसफरी ये कंपनी होगी और ये ट्रांसफरर कंपनी हो गई। इट मीन जो अमलगमेट होके बनी है, ठीक है। एक्चुअली आपको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना बेटा, तो आप एक बात याद रखना, कौन सी कंपनी ये है, ये इन्होंने अपना बिजनेस बंद किया ना। अपना बिजनेस जो बंद करता है ना, वो वेंडर कंपनी। कौन सी कंपनी बोलूँगी आप? वेंडर कंपनी। वहाँ क्या लिखा है वो मत ध्यान दो, मैं बाद में बता दूंगा आपको। और इसी वेंडर कंपनी को हम क्या बुलाएंगे? सेलर कंपनी भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सेलर कंपनी। और जो ए बी है ना, इसने बिजनेस खरीदा ना ए और बी का, मतलब एक नई कंपनी मान के चलो, तो ये होती है हमारी परचेसिंग कंपनी। कौन सी कंपनी होती है? परचेसिंग कंपनी, ठीक है। तो याद रखना, ये ट्रांसफरी कंपनी होती है, ट्रांसफर कंपनी होती है। अब आप जब आगे वर्ड्स आएंगे ना कुछ, उसमें मैं आपको और क्लैरिटी दूंगा, बस फिलहाल के इतना समझ के चलो। आगे की बात अगर हम करते हैं, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आपको याद है क्या मैंने कुछ बोला था? अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये जो तीनों वर्ड्स होते हैं ना बेटा, लगभग क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। मैंने बताया था आपको लास्ट सिलेबस वाले वीडियो में। सो अब इन तीनों वर्ड्स को एक बार मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूँ स्लाइड के जरिए। तो स्लाइड के ऊपर फोकस कीजिए थोड़ा सा। इधर बोलता है, एग्जिस्टिंग कंपनी ए एंड बी वाइंड अप एंड ए न्यू कंपनी सीज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ए एंड बी। अगर ए और बी कंपनी है, ए और बी कंपनी है, इन्होंने वाइंड अप किए, अपना बिजनेस बंद किए और इन्होंने सी कंपनी खोले, तो ये क्या हो गया? आपका अमलगमेशन हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, जब ए कंपनी बी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करेंगी, एग्जिस्टिंग कंपनी थी, दोनों पहले से ही थी, ए ने बी के बिजनेस को एक्वायर किया और ए ने ही अपना बिजनेस चालू रखा, बी खत्म हो गया, तो ये हो गया कौन सा? आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। कौन सा हो गया? ये आपका एब्जॉर्प्शन। एक होता है, देखो कि एक कंपनी थी, पहले वाई कंपनी थी, एक वाई कंपनी थी, इन्होंने क्या किया? वाई कंपनी ने खुद को ही बंद कर दिया, लिक्विडेशन करवा दिया, खुद का ही बंद कर दिया और अपना नाम चेंज करके एक्स के नाम से बिजनेस चालू करने लग गई। तो ये क्या हो गया? आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या हो गया? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब एक कंपनी बंद होती है और एक कंपनी खुलती है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि न्यू कंपनी एक्स इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग वाई कंपनी विच इज वाइंड अप। मतलब वाई कंपनी बंद हो गई और उसकी जगह किसने ले लिया? एक्स ने ले लिया। तो जो बंद होती है वो कंपनी, याद रखना, वो वेंडर कंपनी। जो कंपनी अपना लिक्विडेशन करेंगी वो क्या कहलाएंगी? आपकी वेंडर कंपनी कहलाएंगी। और जो कंपनी कंटिन्यूएशन में बिजनेस रखेंगी, सी ए एक्स, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे परचेसिंग कंपनी। तो हमें इन्हीं वेंडर कंपनी के बुक में और इन्हीं परचेसिंग कंपनी के बुक में क्या बनाना सीखना है? जनरल एंट्रीज बनाना सीखना है, लेजर अकाउंट बनाना सीखना है और हमें बैलेंस शीट बनाना सीखना है। इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये कैसे बनता है तो हम बाद में देखेंगे। तो हमने बस क्या देख रहे हैं? इसका मीनिंग देख रहे हैं। तो अगर ये मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आगे की बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या रहेंगी? क्लियर रहेंगी। सो ये चीज़ हो गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अमलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो दैट द थिंग। अब ये अमलगमेशन करते क्यों है? वाई वी नीड टू अमलगमेट, क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमें अमलगमेशन करना पड़ा? तो यही चीज़ को हम यहाँ से समझेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ लिख के रखा हूँ, वाई अमलगमेट, क्यों अमलगमेट होता है। तो अगर मान के चलो दो कंपनियाँ होंगी बेटा, तो अगर पहला जो रीज़न होता है कैश रिसोर्सेज, एक्वायर टू कैश रिसोर्स। मान के चलो ए कंपनी के पास और बी कंपनी है, दो कंपनी है। ए कंपनी के पास कैश नहीं है, बी कंपनी के पास कैश है। ए के पास स्किल बहुत अच्छी है पर बी के पास स्किल उतनी अच्छी नहीं है। मतलब सिंपल बोलने का मतलब ये, ए कंपनी को पैसा नहीं है जो चाहिए, तो वो क्या कर लेंगी? ए कंपनी बी के साथ क्या करेंगी? मिलकर ए बी बना लेंगी। तो क्या हो गया? तो ए की स्किल रहेगी और बी का पैसा मिल गया। तो मतलब अगर आपको कैश रिसोर्स एक्वायर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? दूसरा, एलिमिनेट कंपटीशन। कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब कि अगर इन दोनों में क्या है? कंपटीशन चल रहा है, ए और बी, मतलब आपस में झगड़े हो रहे हैं,
ये बहुत ज़्यादा हार्ड कंपटीशन है, मतलब ये पहले नंबर पे आती है तो दूसरे नंबर पे आती है, और ये चाहते हैं दोनों कंपनियां कि वो कॉम्पीट ना करें एक दूसरे के साथ, कंपटीशन से हटना चाहती है। तो क्या बना लेंगी, ए बी बना लेंगे, बोलेंगे कंपटीशन खत्म। मतलब कंपटीशन बचने के लिए भी क्या किया जा सकता है, अमलगमेट किया जा सकता है। दूसरा, टैक्स सेविंग के लिए भी कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो टैक्स को सेव करने के लिए भी आपस में क्या कर लेते हैं, अमलगमेट कर लेते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो फोर्थ नंबर पे है, जो इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन कराने के लिए क्या कर लेती है, अमलगमेट कर लेती है। मान के चलो ए कंपनी इंडिया की है जो अमेरिका में अपना बिजनेस डालना चाहती है, ठीक है, तो ए कंपनी क्या कर लेंगी, अमेरिका की बी कंपनी से क्या कर लेंगी, अमलगमेट हो जाएगी, दोनों मिल लेंगे और आपस में बिजनेस करेंगे। क्यों कर रहे हैं, तो अपना प्रोडक्शन मतलब अपना स्केल, जो अपनी बिजनेस की रेंज है वो बढ़ाने के लिए, अपनी स्केल बढ़ाने के लिए। कुछ ऐसी कंपनीज होती है मतलब इंक्रीज द शेयर होल्डर वैल्यू, शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाने के लिए भी क्या कर लेते हैं कंपनियां, अमलगमेट कर लेती है। टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ रिस्क बाय डाइवर्सिफिकेशन, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो डाइवर्सिफिकेशन की जो रिस्क आती है उसको कम करने के लिए भी क्या कर लेती है, अमलगमेट कर लेती है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनके पास मैनेजरियल इफिशियंसी रहती है, मतलब मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे कंपनियों के साथ क्या किया जाता है, ऐसी कंपनी आ जाती है, मतलब जैसे मान के चलो ए कंपनी और बी कंपनी है, बी कंपनी का मैनेजरियल इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो ये कंपनी का उतना पुअर है, मतलब उतना अच्छा नहीं है, तो ये दोनों मिल जाएंगी, तो इनकी मैनेजरल एफिशिएंसी किसके काम आ जाएंगी, ए के काम आ जाएंगी, ए बी बन जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे। और टू अचीव द ग्रोथ एंड गेन फाइनेंशियली, अगर ग्रोथ करना चाहते हैं और किसी कंपनी को लगता है, जैसे ए कंपनी को मान के चले लगता है बी कंपनी अच्छी ग्रोथ करने वाली है, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। मतलब इन सब रीजन से अमलगमेट किया जाता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक्चुअली अमलगमेट क्यों किया जाता है, अमलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये बात आपके समझ में आ गई। क्यों होता है, वाई किया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसकी प्रोसेस भी पता होनी चाहिए, इन केस अगर आप फ्यूचर में आप कोई कंपनी खोलते हो और आप अमलगमेट करना चाहते हो तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ये 5 स्टेप मैं यहाँ ब्रीफ में बताऊंगा आपको, और यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है। पहला तो जो है, द टर्म अमलगमेशन आर फाइनलाइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनीज। जो पहला क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे आपके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो डिसाइड करेंगे क्या करना है, अमलगमेशन करना है। फिर एक होगा, ए स्कीम ऑफ अमलगमेशन इज प्रिपेयर बाय सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। फिर जो भी उनकी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स होंगी वहाँ पे वो एक अप्रूवल के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद जब ये अप्रूवल हो जाए तो उसके बाद आपको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये न्यू कंपनी फॉर्म इन द शेयर इशू, और नई कंपनी जो होंगी, ये न्यू कंपनी जो भी बनती है तो ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी लिखा है, एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ। हाँ, यह ट्रांसफर और ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने आपको। ये न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड एंड शेयर आर इशूड टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। जो नई कंपनी होती है, परचेसिंग कंपनी, देखो परचेसिंग कंपनी मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, याद रखना। परचेसिंग कंपनी को ही हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। और जो वेंडर कंपनी होती है ना बेटा, जो वेंडर कंपनी होती है ना, मैंने बोला था ना आपको बताऊंगा, जो वेंडर कंपनी होता है उसे बुलाते हैं ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफर कंपनी। ये लिख दो, मैंने लिख दिया, ठीक है। सो जो ये हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अमेलगमेट की बात किया, हाई कोर्ट से अप्रूवल मिल गया, सेबी ने अप्रूवल दे दिया, तो फिर जो नई कंपनी है, जो नई कंपनी है उनके शेयर होल्डर को शेयर क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, नई कंपनी के शेयर इशू किए जाएंगे। एंड देन जो भी लास्ट प्रोसेस जो होती है इसकी, जो ट्रांसफरर कंपनी होती है वो क्या करती है, वो जो पुरानी वाली ट्रांसफरी कंपनी होती है उसके असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। सर सिंपल बताओ आप थोड़ा सा, देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ। ए और कौन सी कंपनी है, बी कंपनी है, और जिन्होंने क्या बनाए, ए बी बनाए। तो सबसे पहले ए और बी जो ये पुरानी कंपनियां हैं, इसके डायरेक्टर क्या बोलेंगे, हमें अमलगमेट करना है। ये हाई कोर्ट में जाएंगे, अप्रूवल लेंगे, सेबी में जाएंगे, अप्रूवल लेंगे। अगर ये पूरी प्रोसेस हो जाए तो फिर ये क्या करेंगे, ये ए बी कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे उनको शेयर देंगे और अपने आप को क्या करेंगे, लिक्विड करेंगे, बंद करेंगे। और इसकी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगी, इसकी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगी वो किसकी बन जाएंगी, ए बी की बन जाएंगी। तो ये पूरी प्रोसेस होती है काय की, अमलगमेट करने की। ये पूरी चीज़ यहाँ पे 5 पॉइंट में लिखी गई है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा।
आगे अमलगमेट करने के एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं ये भी पता होनी चाहिए कि अगर मैं अमलगमेट कर रहा हूँ तो इसका मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर ये चीज़ मुझे पता है तो और अच्छी बात हो जाएंगी। तो एडवांटेज क्या है, तो पहला है कि कंपटीशन बिटवीन कंपनीज आर गेट इलिमिटेड। दो कंपनियों में ए और बी में क्या था, बहुत कंपटीशन चल रहा था, लेकिन दोनों ने खुद की कंपनी को बंद करके क्या बना दिए, ए बी बना दिए। तो इनका कंपटीशन जो चल रहा था वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ आर इंक्रीज। दो कंपनियां जब ए और बी कंपनी का रिसर्च और डेवलपमेंट की जो टीम होंगी एक साथ मिलकर काम करेंगी तो एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी, फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएंगी। मतलब दो कंपनियां मिलकर काम करेंगे तो दो कंपनियों के रिसोर्स लग जाएंगे, मतलब जो भी इनके साधन होंगे सब मिलकर काम करेंगे तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है बिजनेस को चलाने की वो भी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। एंड देन जो हमारा लास्ट वाला है, स्टेबिलिटी इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड गुड्स इज मेंटेन्ड। और अब जब दो कंपनियां मिल रही है तो एक कंपटीशन भी लिमिट हो गया, और दूसरी जो अच्छा प्लस पॉइंट ये निकल के आएगा कि जो प्राइस होंगी, स्टेबिलिटी इन द प्राइस ऑफ गुड्स इन मेंटेन। गुड्स की प्राइस की स्टेबिलिटी में जो प्राइस होती है, जो फ्लैक्चुएशन आता है ना, कभी चीज़ महंगी बन जाती है, कभी कॉस्ट सस्ती हो जाती है, तो वो स्टेबिलिटी आ जाएंगी, मतलब फ्लैक्चुएशन नहीं आएगा प्राइस में, कम ज़्यादा प्राइस नहीं होंगी। तो ये सब क्या होते हैं, इसके एडवांटेज होते हैं। क्योंकि हम प्राइस को कम ज़्यादा क्यों करते हैं, तो हम अपने अपोजिशन ने, मेरा कॉम्पिटिटर ने प्राइस बढ़ा दिया तो मैं भी अपनी प्राइस बढ़ा देता हूँ, या फिर मैं अपनी प्राइस घटा देता हूँ। मेरे कॉम्पिटिटर ने घटा दिया तो मैं भी घटा देता हूँ, या तो मैं अपनी प्राइस बढ़ा देता हूँ। पर हम ये प्राइस में कम ज़्यादा फ्लैक्चुएशन क्यों कर रहे हैं, तो अपने कॉम्पिटिटर को देख के। अगर कॉम्पिटिटर ही नहीं है, ठीक है, तो फिर प्राइस में स्टेबिलिटी आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अमलगमेशन का ये फ़ायदा होता है। देखिए इसके डिसएडवांटेज भी होंगे फिर कुछ ना कुछ, क्योंकि हर एक चीज़ के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। तो इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या आएगा, इसके डिसएडवांटेज क्या है। एक चीज़ इसके डिसएडवांटेज में हमारे पास 5 पॉइंट है, वन बाय वन देख लेते हैं हम। अमलगमेशन बाय लीड टू एलिमिनेट द हेल्दी कंपटीशन, जो एक अच्छा कंपटीशन होना चाहिए। देखो हेल्दी कंपटीशन का मतलब होता है कि कंपटीशन कंपनी को अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करने के लिए, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करता है, थोड़ा सा इनकरेज करता है। जैसे कि मान के चलो मार्केट में मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो बात क्या हुई, अब मैं अकेला ही बेचने वाला हूँ, तो मैं कैसा भी प्रोडक्ट बनाऊँ, वो तो मेरा प्रोडक्ट बिकने वाला है ना, तो वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो अगर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है तो कोई फ़र्क ही पड़ने वाला नहीं है, मोनोपोली हो जाएंगी उसके ऊपर। तो एक हेल्दी कंपटीशन जो होता है कि अगर अपना प्रोडक्ट ख़राब बनेगा तो मैं मार्केट में मुझे लॉस हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो जाएंगी, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर रखते ही नहीं है, हम अमलगमेट हो जाते। तो एक हेल्दी कंपटीशन देखने को नहीं मिलता। रिड्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में टेक प्लेस, जैसे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी कैपेसिटी, अब जैसे ए और बी कंपनी थी तो इन्होंने मिलके ए बी बना दिया, तो अब इसमें मान के चलो 10,000 एम्प्लॉयज़ थे, कितने थे 10,000, और इसमें भी कितने थे 10,000, टोटल मिला के कितने हो गए 20,000। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ए बी में कितने एम्प्लॉयज़ रखे, 20,000 रखे, तो हम क्या बोलेंगे, अरे दो कंपनी साथ में काम कर रही है ना, अब तो जल्दी काम हो जाएगा, तो हम कितने रखते हैं 5,000 ही रखते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, रिडक्शन इन एम्प्लॉयज़ में टेक प्लेस, मतलब कमी आ जाती है। 5,000 एम्प्लॉयज़ मैंने क्या करवा दिया, कम कर दिया, तो ऐसा होता है यहाँ पे। और कुछ कंपनीज, मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ होता है, ऐसा भी हो सकता है एम्प्लॉयज़ का माइंडसेट ये भी होता है कि इस वाले कंपनी में मुझे काम नहीं करना, तो एम्प्लॉयज़ में रिडक्शन आ जाता है। नॉर्मली ये ज़्यादा होता है, इफेक्टिवली करते हैं ऐसा बिजनेस में। देयर कुड बी एडिशनल डेप्ट टू पे, हो सकता है कि हमें ज़्यादा का पैसा देना पड़े। जैसे देखो ए कंपनी और बी कंपनी थी और यहाँ बन गए ए पी। ए कंपनी के ऊपर 5 लाख का लोन था, कितने का था 5 लाख का, जस्ट 5 लाख का, और इसके ऊपर 20 लाख का था, कितने का था 20 लाख का। मतलब टोटल मिला के मान के चलो ए लोग को तो बस 5 लाख देने थे, पर बी को तो कितने देने थे 20 लाख देने थे। मतलब अभी अभी ए बी को कितने देने पड़ेंगे 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ कि अभी तो ए का बर्डन बढ़ गया ना, जो ए कंपनी पहले 5 देने वाली थी, अब उसको वो अगर आधा आधा भी कर दूँ तो 12.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मतलब इसकी डेप्ट, एडिशनल डेप्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ऐसा देखने को मिल जाता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन लीड टू द मोनोपोली इन द मार्केट विच इज़ नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने पहले ही बोला ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ए और बी में कंपटीशन है और इन दोनों ने अमलगमेंट कर लिया और क्या बना लिया, ए बी बना लिया, तो मार्केट के ऊपर किसके ऊपर राज हुआ, ए बी का हुआ। पहले ए और बी में कंपटीशन चल रहा था तो बात अच्छी थी, पर
अभी ए बी एक ही हो गए, दो ही कंपनियां थी मान के चलो, तो मोनोपोली आ गई। मोनोपोली मतलब क्या होता है, मार्केट के ऐसी एक कंडीशन जहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल एक ही बिजनेस के पास होता है, एक ही कंपनी के पास होगा, तो एक ही कंपनी होंगी जिसका पूरा राज रहेगा। और ये कभी भी अच्छी बात नहीं होती, मार्केट में मोनोपोली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन खत्म हो जाता है ना बेटा, तो ये चीज़ याद रखना कि जो बिजनेस होता है वो अपने एफर्ट्स लगाना बंद कर देता है। जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ, आज कोई दो पेन बनाने वाली कंपनियां मान के चलो, ए एंड बी, तो ये ए अच्छी पेन बनाती है तो बी सोचता है कि मैं भी इससे अच्छी पेन बनाऊं। अगर बी अच्छी पेन बनाएगा ना, तो ये बोलेगा मैं भी इससे अच्छी पेन बनाऊंगा। मतलब एक कंपटीशन चल रहा है और हमें पेन की क्वालिटी अच्छी मिल रही है। लेकिन मान के चलो ए और बी ये दोनों ही कंपनियां थी पेन बनाने वाली, ये दोनों मिल गए, तो बेटा बताओ पूरा मार्केट तो इन्हीं का हो गया ना। तो अब ये क्या प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाएंगे कि मैं अच्छी पेन बनाऊंगा? बोलेंगे अब हमारा कंपटीशन ही नहीं है तो हमें ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अमलगमेशन से ये चीज़ हो सकती है बेटा, मार्केट में मोनोपोली की कंडीशन आ सकती है, मतलब पूरा कंट्रोल एक ही के पास होगा और बायर को मजबूरी में वो चीज़ खरीदनी पड़ेंगी, तो ऐसा होता है। एंड देन लास्ट की जो गुडविल होती है, आइडेंटिटी होती है ओल्ड कंपनी की, इज लॉस, वो क्या हो जाती है, डूब हो जाती है। मान के चलो ए और बी ने अपना बिजनेस लिक्विड कर दिया और बाद में वो ए बी बन गया, तो जो ए और बी कंपनी की जो गुडविल होंगी, जो उनका नाम होगा, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है, चला जाता है। और क्योंकि अगर कोई अच्छी कंपनी है तो अपना लिक्विडेशन क्यों कराए? अच्छी कंपनी, ऐसा नहीं कि नहीं होता कि लिक्विडेशन करा के अमलगमेंट नहीं करते, अच्छी कंपनियां भी करते हैं, लेकिन उनकी गुडविल और थोड़ी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी लॉस हो जाती है, कम हो जाती है। लोग उतना उसके ऊपर बिलीफ नहीं करते, बोलते इन्होंने तो अपनी कंपनी बंद करवा दी है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तब बोलने का मतलब क्या हुआ बेटा, इतने सब सारे चीज़ों से मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया, बस तो मैंने आपको यहाँ ये बता दिया कि अमलगमेशन क्या होता है, अमलगमेशन क्यों किया जाता है, अमलगमेशन के एडवांटेज क्या है और अमलगमेशन के डिसएडवांटेज क्या है और अमलगमेशन के प्रोसेस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। मतलब इस वीडियो में मैंने आपको 5 टॉपिक क्या कर दिया हो, पढ़ा दिया हो। सो ये हमारा आज के लिए रहा, इतने बात। कल मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है परचेस कंसिडरेशन, तो ये पूरा का पूरा परचेस कंसिडरेशन वाला टॉपिक करवा दूंगा डे 2 में। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले एक बार थोड़ा सा देख लो। परचेस कंसिडरेशन की 4 मेथड पढ़ेंगे हम, लमसम मेथड, नेट असेट्स मेथड पढ़ेंगे, एक नेट पेमेंट मेथड पढ़ेंगे, और शेयर एक्सचेंज और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड पढ़ेंगे। और बाद में की पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें जब भी बनाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए, वो या हम पढ़ेंगे। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, का लमसम मेथड से परचेस कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं, नेट असेट्स मेथड से परचेस कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं, और नेट पेमेंट मेथड से परचेस कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं। ये हमारा क्या रहेगा बेटा, डे 2, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। सो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो आप इन सब चीज़ों को समझ लो, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछो, या तो मैंने आपको नंबर दे के रखा हो, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट्स होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।